हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आज डे 11 है, आप सभी को पता है एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही अच्छी बुक है। आपको हाईली रिकमेंड किया है यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं, सो प्लीज़ आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। मैं इसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर रही हूँ इस बुक का, और आज इसका 11th डे है। फ्रेंड्स, जैसा कि ये आज मैं इस चैप्टर को एंड कर दूंगी 10th पेज से। आज हाफ 10th पेज है इसका और यहाँ तक मुझे कंप्लीट करना है, सो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसकी जो वोकैबलरी है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही अच्छे हैं। मैं इतने सारे पेजेस को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सारी वीडियोस को ज़रूर देखें और अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। बुक नहीं है इसीलिए गंदा नहीं करना है, इसीलिए कुछ टूल की मदद से मैं इसमें पढ़ाऊंगी। इस पर आपको लिखकर मैं पढ़ाने वाली नहीं हूँ। सो फ्रेंड्स, जो जैसे यदि आप पूरा बिल्कुल पका पकाया माल मिल रहा है, बस आपको इस बुक के सारे इस वीडियो को देखना है और समझना है। जो वोकैबलरी के सारे मीनिंग्स, फ्रेजल वर्ब के सारे मीनिंग्स, एग्जाम्पल सहित सब कुछ समझा रही हूँ। सो बस देखना है और सीखना है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब द्वितीय विश्व युद्ध, वॉज ओवर। ओवर मतलब होता है खत्म होना, तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। एंड इंडियाज फ्रीडम, इंडियाज फ्रीडम मतलब भारत की जो आज़ादी, फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी। वॉज इमिनेंट, इमिनेंट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक एट हैंड होना, अबाउट टू हैपन होना, यानी अभी अभी मिलना, जल्द ही मिलना, निकटस्थ होना। तो भारत की आज़ादी मिलने ही वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडियंस मतलब भारतीय, बिल्ड मतलब बनाना, तो ओन मतलब अपना खुद का। तो भारतीय जो थे अपना खुद का भारत बनाना चाहते थे, इंडिया बनाना चाहते थे। डिक्लेयर्ड गांधी जी, डिक्लेयर्ड मतलब होता है अनाउंस्ड या घोषणा करना। तो ऐसी गांधी जी ने घोषणा की कि भारतीय अपना खुद का भारत बनाना चाहते हैं। द होल कंट्री, होल मतलब होता है संपूर्ण, कंट्री मतलब देश, तो पूरा का पूरा जो देश था वॉज फिल्डेड, किस चीज़ से भरा हुआ था? फिल्डेड मतलब था भरा होना। विद एन अनप्रेसिडेंट, अनप्रेसिडेंट मतलब होता है अनइक्वल, अनमैच्ड और रीमार्केबल, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है रीमार्केबल, अभूतपूर्व। तो ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावाद होना या होपफुलनेस, होप होना, कॉन्फिडेंट होना। तो जो तब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आज़ादी आसन्न थी, मिल चुकी थी। गांधी जी ने घोषणा की कि भारतीय अपना भारत स्वयं बनाएंगे और पूरा देश अभूतपूर्व आशावाद से भरा हुआ था। सबकी एक चाह थी कि किस तरीके से नए भारत को नए विचारों के साथ में बनाया जाए। ये इस पैराग्राफ में कहा गया है। आई आस्क्ड माई फादर्स परमिशन, आई यहाँ पर कलाम जी की बात की गई है। आस्क्ड मतलब होता है पूछना, माई फादर्स परमिशन मतलब मेरे पिताजी की, परमिशन मतलब होता है अनुमति। तो कलाम जी ने अपने पिताजी की अनुमति ली टू लीव रामेश्वरम, लीव मतलब होता है छोड़ना, तो रामेश्वरम छोड़ने के लिए पिताजी से उन्होंने अनुमति ली कलाम जी ने। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम, स्टडी मतलब होता है अध्ययन, डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला, हेडक्वार्टर मतलब होता है मुख्यालय। तो रामनाथपुरम की जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, जिला मुख्यालय था, वहाँ पर पढ़ने के लिए उन्होंने, स्टडी करने के लिए अपने पिताजी से अनुमति मांगी। ही टोल्ड मी, ही यहाँ पर अब्दुल कलाम जी के पिताजी की बात की गई है। टोल्ड मी यानी कि कलाम जी से कहा उनके पिताजी ने। एज इफ़ मतलब होता है यदि। थिंकिंग अलाउड, एज इफ थिंकिंग अलाउड। देखिए थिंकिंग अलाउड का यहाँ पर ये एक ईडियम है, थिंकिंग अलाउड। अब देखिए यदि इसका रियल मीनिंग देखें तो थिंकिंग मतलब होता है सोचना और अलाउड मतलब होता है जोर से। तो इसका ऐसे देखें तो मीनिंग निकलेगा जोर से सोचना, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग होता है कि अपने विचारों को व्यक्त करना या किसी और के विचार को व्यक्त करना। तो यहाँ पर जो अब्दुल कलाम जी सोच रहे हैं उनके विचारों को कौन व्यक्त कर रहा है? उनके पिताजी। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टू वर्बलाइज वंस थॉट, किसी और के विचार, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं या खुद के मन में क्या विचार चल रहे हैं, उसको व्यक्त करने को कहते हैं थिंकिंग अलाउड। तो थिंकिंग अलाउड एक ईडियम है। सो इसे हम अपनी डेली लाइफ में इस तरीके से एग्जांपल आपको देती हूँ कि पार्डन मी, पार्डन मी मतलब होता है कि मुझे माफ़ करना। पार्डन मी, सॉरी, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड,
मतलब मैं सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था। यदि किसी को आपने कुछ कहा और उसे पसंद नहीं आया तो आप ये सेंटेंस उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि सॉरी आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, कि मैं बस अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था, मेरा कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं जैसा सोच रहा था बस मैंने वैसा कहा है। तो इस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ में इस सुंदर इडियम को, थिंकिंग अलाउड को यूज़ कर सकते हैं, सॉरी आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड। तो किसी भी टू वर्बलाइज वंस थॉट को कहते हैं थिंकिंग अलाउड। अब ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड अ बुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। गो अवे मतलब होता है दूर जाना, टू ग्रो मतलब होता है विकसित होना या विकास करना। तो उन्होंने कहा, उनके पिताजी ने, कि मुझे पता है, आई नो, कि तुमको दूर जाना पड़ेगा अपने घर को छोड़कर, अपने आप को विकास करने के लिए, अपने विकसित करने के लिए। सो बहुत ही सुंदर लाइन है, देखिए यहाँ पर, डज द सिगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। नेस्ट मतलब होता है घोंसला, अक्रॉस द, फ्लाई अक्रॉस द सन मतलब सूर्य के उस पार तक नहीं उड़ती, अलोन मतलब होता है अकेले। तो सिगुल एक, जो आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, एक समुद्री पक्षी होता है जो अपने बिना घोंसले के और अकेले ही सूर्य के बहुत दूर तक, सूर्य के पार घूमता है, उसे कहते हैं सिगुल। सो यहाँ पर कलाम जी के पिता ये मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं कि दैट द चिल्ड्रन मस्ट लीव देयर पेरेंट्स एंड फाइंड देयर ओन वे इन लाइफ। मतलब बच्चों को अपने खुद के विकास के लिए पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा, अपने घर बार को छोड़कर जीवन में अपने रास्ते को खोजना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सो दिस एनालॉग वॉज यूज्ड बाय अब्दुल कलाम्स फादर टू एनकरेज हिज सन टू मूव अहेड इन लाइफ। मतलब कि उन्होंने अपने बेटे को प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में, कि इस एक ही घोंसले में अपने घर में के चारों ओर रहकर तुम प्रगति नहीं कर सकते, तुम्हारी आकांक्षाएं बहुत बड़ी है और तुम्हें सिगुल की तरह सन के, सूर्य के उस पार तक जाना होगा। यू मस्ट मतलब होता है अवश्य ही, फॉरगो मतलब देखिए बहुत ही सुंदर वोकैब है जिसका मतलब होता है गिव अप, या छोड़ना, किसी चीज़ को त्यागना। तो क्या त्यागने की बात की गई है? योर लॉन्गिंग फॉर द लैंड ऑफ योर मेमोरीज। अब देखिए लॉन्गिंग यहाँ पे बहुत ही सुंदर वोकैबलरी है जो हमारी डे टू डे लाइफ में ज़रूर यूज़ होती है। लॉन्गिंग का मतलब होता है लालसा, किसी चीज़ को पाने की तड़प, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, और नीड फॉर समथिंग और समवन, किसी और को पाने की जो आपके अंदर तड़प होती है, लालसा होती है, उसे कहते हैं लॉन्गिंग। तो इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे किसी से आपको बहुत मिलने की इच्छा हो रही, तो आप कह सकते हैं आई एम लॉन्गिंग टू सी यू, मतलब मुझे तुमसे मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, आई एम लॉन्गिंग टू मीट यू, या आई एम लॉन्गिंग टू वॉच योर नेक्स्ट वीडियो, मतलब मैं तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बहुत तड़प रहा हूँ। तो ये है लॉन्गिंग का यूज़। तो किसी भी चीज़ की लालसा होना। तो यहाँ पर देखिए किस चीज़ की लालसा है, उनकी लैंड ऑफ मेमोरीज़। लैंड ऑफ मेमोरीज़ मतलब यहाँ पे है जहाँ पर वो उनकी भूमि, जिधर रहते थे, उनकी कुछ यादें हैं उस जगह में। तो वो कहते हैं कि तुम्हें इसे त्यागना होगा। उनके पिता कहते हैं कि अब्दुल तुम्हें इसे त्यागना होगा, छोड़ना होगा। टू मूव मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। तो टू मूव इनटू द डेवलिंग प्लेस मतलब होता है कि जो अपनी जहाँ पर हम रहते हैं, रेसिडेंशियल हैबिटेंट, क्वार्टर्स, आवास को कहते हैं डेवलिंग, जहाँ पर हम रहते हैं। तो अपनी जो आवास स्थान को तुम्हें छोड़कर जाना होगा। ऑफ योर ग्रेटेस्ट डिज़ायर, तुम्हारी जो अभिलाषाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी इच्छाएं हैं, उसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें अपने किस चीज़ को फॉरगो करना पड़ेगा? अपनी इस जन्मभूमि की यादों को और अपने इस आवास को। अवर लव विल नॉट बाइंड यू, बाइंड मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब बांधना। तो अवर लव मतलब यहाँ पर उनके पेरेंट्स के लव की बात की गई है। तो उन्होंने कहा है कि हमारा प्यार तुम्हें नहीं बांध सकता। नॉर विल अवर नीड्स होल्ड यू, होल्ड मतलब होता है पकड़ना या रोक कर रखना। तो ना ही हमारी आवश्यकताएं, नीड्स मतलब होता है आवश्यकताएं, तो हमारी जो आवश्यकताएं तुम्हें रोक सकती है। तो तुम्हें इस जन्मभूमि को छोड़कर जाना होगा अपनी ग्रोथ करने के लिए, ऐसा कलाम जी के पिताजी कलाम जी से कहते हैं। ही टुक मी, टुक जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, टेक, टुक, टेकन, जिसका मतलब होता है ले जाना।
मी एंड माई 3 ब्रदर्स, तो उनके पिताजी कलाम जी को और उनके तीनों भाइयों को ले गए टू द मॉस्क। मॉस्क मतलब होता है मस्जिद। एंड रिसाइटेड मतलब होता है किसी भी चीज़ को पढ़ना, गाना। तो जैसे हम कहते हैं ना पोयम रिसाइट करो, तो पोयम गाओ, पोयम कहकर सुनाओ। तो रिसाइटेड मतलब होता है पढ़ना। द प्रेयर को पढ़ने के लिए कहा। अल फतिहा फ्रॉम द होली कुरान। अल फतिहा कुरान, पवित्र कुरान की, जो होली मतलब होता है पवित्र, कुरान की एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है जिसको कि कलाम जी के पिताजी और कलाम जी और उनके 3 भाइयों ने पढ़ी। एज़ ही पुट मी, पुट मतलब होता है रखना। तो यहाँ पर पुट के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, जिसमें कि ये मीनिंग निकला है कि एज़ ही पुट मी ऑन द ट्रेन, मतलब ट्रेन पर कलाम जी को रखा नहीं, जो है ट्रेन पर उन्हें बिठाया, इसका मतलब होता है। तो ही पुट मी ऑन द ट्रेन, तो उन्होंने पिताजी ने उन्हें कलाम जी को ट्रेन पर बिठाया। एट द रामेश्वरम स्टेशन ही सेड, और उन्होंने कहा रामेश्वरम स्टेशन पर उन्हें बिठाने के बाद उन्होंने कहा कलाम जी से, ही सेड दिस आइलैंड। अब देखिए आइसलैंड नहीं पढ़ना है, इसे आइलैंड पढ़ना है। एस यहाँ पर साइलेंट है, इसका मतलब होता है द्वीप, जो कि द्वीप उसे कहते हैं जो कि लैंड का स्थान होता है और चारों ओर पानी से घिरा हुआ रहता है, उसे कहते हैं द्वीप, जिसके चारों ओर पानी हो और बीच में ज़मीन हो। तो आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आइलैंड है। तो रामेश्वरम एक आइलैंड है, तो वहाँ जहाँ पर कि कलाम जी रहते थे। तो दिस आइलैंड में बी हाउसिंग योर बॉडी, मतलब ये जो द्वीप है उसमें तुम्हारा शरीर रह सकता है, बट नॉट योर सोल। लेकिन सोल मतलब होता है आत्मा, तो तुम्हारी आत्मा यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा बॉडी, ये तुम्हारे बॉडी का घर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारा शरीर रह सकता है, ऐसे कलाम जी के पिताजी कहते हैं। योर सोल डिविल्स, डिविल मतलब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, डिविलिंग मतलब होता है आवास स्थान, रहना, या जहाँ पर आप रहते हैं, हैबिटेंसी, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। तो योर सोल कहाँ रहता है, उसका आपकी आत्मा का कहाँ स्थान है, इन द हाउस ऑफ टुमारो विच नन ऑफ अस एट रामेश्वरम कैन विजिट। मतलब आपकी जो आत्मा है, कलाम जी की आत्मा है, वो कल के घर में रहती है। कल उनको कैसा बनना है, कैसा वो अपने फ्यूचर में बनेंगे, उस बात को कोई भी नहीं जान सकता, और उनके क्या सपने हैं वो भी हम नहीं जानते। नॉट इवन इन अ ड्रीम्स, मतलब हम अपने सपने में भी हम उसे नहीं देख सकते तुम कल क्या बनोगे। ऐसी ऊंची आकांक्षा लेकर उनके पिताजी ने उन्हें ट्रेन में बिठाया और ये कहा कि मे गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, मतलब भगवान तुम्हें हमेशा आशीर्वादित रखे, आशीर्वाद दे मेरे बच्चे, और कि तुम्हारी जो आत्मा है वो कल पर निवास करती है, और उस चीज़ को हम बिल्कुल सपने में भी नहीं सोच सकते। तो ऐसा उनके पिताजी कहते हैं कि अपनी आकांक्षा को, ड्रीम को लेकर आगे बढ़ो। ये इस पैराग्राफ में वो कहना चाहते हैं। शमसुद्दीन एंड अहमद जलालुद्दीन ट्रेवल्ड विथ मी। शमसुद्दीन उनके चचेरे भाई हैं, अहमद जलालुद्दीन उनके जीजा जी हैं। तो जो कि मैं आपको पिछले पैराग्राफ में जो है जो इस चैप्टर की मैं वहाँ पर डिस्क्राइब कर सकती हूँ, इनका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। ट्रेवल्ड विथ मी मतलब उनके साथ में उन्होंने यात्रा की टू रामनाथपुरम टू एनरोल मी इन स्वेट्स हाई स्कूल। तो रामनाथपुरम तक कौन गए उनके साथ में? शमसुद्दीन और अहमद जलालुद्दीन। और क्यों गए? क्योंकि उन्हें एनरोल करवाना था। कौन से स्कूल में? स्वेट्स हाई स्कूल में। तो एनरोल मतलब होता है किसी भी चीज़ में, मतलब एडमिशन करवाना, दाखिला करवाना, और तो इसे कहते हैं एनरोल। तो एंड टू अरेंज फॉर माई बोर्डिंग देयर। अरेंज फॉर माई बोर्डिंग देयर मतलब उनके खाने पीने रहने की जो व्यवस्था करनी होती है उसे कहते हैं अरेंज फॉर माई बोर्डिंग देयर। तो उनके बोर्डिंग की व्यवस्था भी करने के लिए दोनों के दोनों गए उन्हें रामनाथपुरम स्टेशन तक छोड़ने के लिए। समहाउ देखिए बहुत ही सुंदर वो कैब है, आप किस तरह से इसे यूज़ करेंगे। समहाउ मतलब होता है किसी भी तरह से। तो समहाउ आई मैनेज द सिचुएशन, समहाउ आई गो देयर मतलब मैं किसी भी तरह से मैंने सिचुएशन को मैनेज किया, किसी भी तरह से मैं वहाँ गया, मैं किसी भी तरह से आई रीच्ड देयर, मैं वहाँ पहुँचा किस तरह से भी। तो किस तरह के लिए होता है समहाउ। आई डिड नॉट टेक टू द न्यू सेटिंग्स। अब देखिए बहुत ही सुंदर लाइन है कि आई डिड नॉट टेक टू द न्यू सेटिंग्स मतलब होता है मैं किसी भी तरीके से वहाँ के जो
इन्वायरमेंट में घुल नहीं पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था। डिड नॉट टेक टू द न्यू सेटिंग्स मतलब उनके लिए नई जगह थी तो वो सेट नहीं हो पा रहे थे, अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे थे उस इन्वायरमेंट में किसी तरह से भी। तो ये इस लाइन में वो कहना चाहते हैं। तो देखिए आप डिड नॉट टेक, यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखना है, एक ग्रामर वाली चीज़ मैं सिखा रही हूँ कि डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी आप देखते हैं ना तो इसको हमेशा नोटिस करना और अपनी डेली लाइफ में इसे करेक्ट करने की कोशिश करना कि डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड नॉट टेक टू द न्यू सेटिंग्स, वो अपनी उस नए आवास जो बोर्डिंग वाले जो सिचुएशन थी नए जगह पे, वो अपने आप को खुद को एडजस्ट कर नहीं पा रहे थे। तो समहाउ आई डिड नॉट टेक टू द न्यू सेटिंग। द टाउन ऑफ रामनाथपुरम वॉज अ थ्राइविंग। देखिए थ्राइविंग वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम इसे अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। थ्राइविंग का मतलब होता है प्रॉस्परस, प्रॉस्परिटी, ग्रोथिंग और ग्रोथ, फ्लरिशिंग, संपन्न, समृद्धि को हम कहते हैं, प्रॉस्परिटी को हम कहते हैं थ्राइविंग। तो जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में इसे कहाँ यूज़ करते हैं याद है? जैसे हम अपने मैसेज लिखना होता है दिवाली, दशहरा या फिर होली में या किसी भी बार त्यौहार में, तो हम क्या लिखते हैं? आई एम विशिंग फॉर योर प्रॉस्परिटी, आई एम विशिंग फॉर योर प्रॉस्परस लाइफ, आई एम विशिंग फॉर योर प्रॉस्परस फ्यूचर, हेल्थ एंड वेल्थ। तो प्रॉस्परिटी मतलब होता है कि जो है समृद्धि। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये निकल रहा है द टाउन ऑफ रामनाथपुरम वॉज अ थ्राइविंग फैक्शियस टाउन। फैक्शियस टाउन मतलब होता है डिवाइडेड, स्प्लिट, जो विभक्त होता है, ऑफ सम 50,000 पीपल। मतलब वहाँ पे कुछ 50,000 50,000 कुछ लोग थे। बट द कोहेरेंस, कोहेरेंस मतलब होता है कि जो एकता होती है या कंसिस्टेंसी होती है, लॉजिकलिटी होती है, वो वहाँ पर नहीं थी। एंड हारमनी, मतलब हारमनी में मतलब होता है एकता, यूनिटी, वननेस, यूनियन। तो जो एकता थी और जो कोहेरेंस था वो वहाँ पर नहीं था। किससे कंपेयर कर रहे हैं? रामेश्वरम वॉज एब्सेंट। तो रामेश्वरम में जैसी उनकी एकता थी, सुगंधता थी, उस जो शुद्ध भाव था वो रामनाथपुरम में वो फील नहीं कर पा रहे थे, ऐसा वो कहते हैं। पहली बार बाहर गए थे तो उन्हें अपने रामेश्वरम की याद आ रही थी, उस वातावरण की याद आ रही थी जो कि उन्हें रामनाथपुरम में फील नहीं हो पा रहा था, महसूस नहीं हो पा रहा था, जो कि कुछ 50,000 लोगों में ही डिवाइडेड था और उस तरह का जो है यहाँ पर भाव उन्हें नहीं मिल रहा था। ये इस पैराग्राफ में कहना चाहते हैं। आई मिस्ड माई होम, आई कलाम जी की बात की गई है। आई मिस्ड माई होम मतलब, मिस्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ को याद करना या उसकी याद आना। तो आई मिस्ड माई होम, तो वो होम सिक थे, बहुत परिवार के बीच में रहते थे तो परिवार की उन्हें याद आ रही थी। एंड ग्रैब्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू विजिट रामेश्वरम। ग्रैब्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीज करना, एकदम उसको पकड़ लेना, स्नैच करना, धरना। इनकपास और ग्रास्प इसे कहते हैं होल्ड, तो इसे कहते हैं ग्रैब्ड। ग्रैब्ड मतलब किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाना, उसे पकड़ लेना, किसी भी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, तो किसी भी अवसर, ओकेशन, चांस को वो बिल्कुल नहीं खोने देते थे जब उन्हें रामेश्वरम जाना पड़ता था। तो रामेश्वरम जाने का एक भी मौका वो छोड़ते नहीं थे और उन हर मौके का वो फ़ायदा उठाकर रामेश्वरम जाने की कोशिश करते थे। तो मुझे अपने घर की याद आई और मैंने रामेश्वरम जाने के हर मौके का फ़ायदा उठाया, ऐसा कहते हैं हमारे कलाम जी। द पुल ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, पुल मतलब होता है खिंचाव, खींचना, अट्रैक्शन को भी पुल कहते हैं। ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मतलब शैक्षणिक अवसर, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का अवसर, चांस, मौका मिलना। तो जो भी शैक्षणिक अवसर मिल रहे थे कलाम जी को एट रामनाथपुरम में वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे किसके कंपेरिजन में? टू नलीफाई द अट्रैक्शन ऑफ पोली। अब देखिए नलीफाई मतलब होता है कैंसल आउट करना या किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना। तो वो इसकी कंपैरिजन उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को कंपेयर कर रहे हैं उनकी माँ के हाथ की बनी हुई जो मिठाई से। बहुत ही मज़ेदार है ये। द अट्रैक्शन ऑफ पोली, पोली मतलब यहाँ एक साउथ इंडियन डिश होती है, स्वीट होता है जो उनके माँ के द्वारा बनाया जाता था। तो वो दक्षिण भारत की जो मिठाई पोली के आकर्षण को कम कर सके। तो वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पढ़ने गया तो वो जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी भी मुझे रामनाथपुरम में बहुत मजबूत नहीं लग रही थी, इतना मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे बार बार अपने घर की याद आ रही थी। और वो मेरे माँ के हाथ की पोली जो स्वीट साउथ इंडियन डिश होती है
उस जो अट्रैक्शन को, अपॉर्चुनिटी को भी नलीफाई कर दे रही थी, ऐसा कहते हैं। तो कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि उन्हें घर परिवार की बहुत याद आ रही थी। रामनाथपुरम में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। रामेश्वरम की और उनके घर परिवार, उनके माँ के हाथ की मिठाइयों की याद आ रही थी। इनफैक्ट मतलब होता है वास्तव में। शी यूज़ टू प्रिपेयर, देखिए यूज़ टू मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी पास्ट इवेंट की बात करने के लिए हम यूज़ टू यूज़ करते हैं और इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो प्रिपेयर ही रहेगा, इसका प्रिपेयर्ड नहीं होगा। तो वर्ड यहाँ पे प्रिपेयर का प्रिपेयर रहेगा। तो उन्होंने अपनी माँ की यहाँ पर बात की ही, शी उनकी माँ के लिए यूज़ हुआ है। शी यूज़ टू प्रिपेयर, वो क्या करती थी, कैसे प्रिपेयर करती थी, बनाती थी 12 डिस्टिंक्टली डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इट। वो जो पोली जो साउथ इंडियन डिश थी उसकी वो जो 12 तरह की डिस्टिंक्टली मतलब होता है अलग अलग तरह की, और वैरायटी मतलब होता है काइंड, टाइप, शॉर्ट, वैरायटी मतलब अलग अलग तरह की। वो 12 तरह की एक ही इंग्रेडिएंट को यूज़ करके वो 12 तरह की अलग अलग मिठाइयाँ बनाती थी। ब्रिंगिंग आउट द फ्लेवर ऑफ एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ब्रिंगिंग आउट मतलब होता है किसी चीज़ को सामने लेकर आना, या तो किस चीज़, फ्लेवर मतलब होता है स्वाद, इंग्रेडिएंट मतलब होता है सामग्री, कॉम्बिनेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ में मर्ज करना या मर्जर। तो वो उनकी माँ डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज़ करती थी और हर तरीके के वो 12 तरीके के मिठाइयों के फ्लेवर्स बनाती थी, और हर इसमें वो जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करती थी, इंग्रेडिएंट के अलग अलग स्वाद आते थे उन 12 मिठाइयों में, अलग अलग डिफरेंट। तो ये कहना चाहते हैं कि वह इसकी 12 अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ तैयार करती थी, जिसमें सर्वोत्तम संभव जितने भी प्रकार की जो सामग्री यूज़ करते थे उनके अलग अलग फ्लेवर आते थे हर एक मिठाई में। तो वो ये कहना चाहते थे। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है के बावजूद। तो डिस्पाइट माई होम सिकनेस मतलब होता है घर की याद आना। तो घर की याद आने के बावजूद भी आई वॉज डिटरमाइंड मतलब होता है बहुत ही दृढ़ संकल्पी थे वो। तो डिटरमाइंड मतलब होता है बहुत ही रिजोल्यूट थे, बहुत दृढ़ संकल्पी थे। टू कम इन टर्म्स मतलब जो भी उन्होंने वादा किया था और जो उनकी जो भी कंडीशंस थी उससे वो बहुत ही दृढ़ संकल्पी थे, घर की याद आने के बावजूद भी। विद द न्यू इन्वायरमेंट, जो उनके जो नया वातावरण था उसके लिए वो बहुत ही दृढ़ निश्चय थे कि नहीं, मुझे अब नहीं जाना है यहाँ से, मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि वो जानते थे, आई न्यू, न्यू नोन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, तो जानते थे माय फादर कि उनके पिताजी हैड इन्वेस्टेड मतलब खर्च करना या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना। तो क्या इन्वेस्ट किया है, ग्रेट होप्स, बहुत सारी इच्छाएं, उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी होप्स, आशाएं लगा रखी है इन माय सक्सेस, उनकी सफलता की बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी है उनके पिता ने। तो घर की याद आने के बावजूद भी मैं नए माहौल के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए दृढ़ था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पिता ने मेरी सफलता के लिए बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। तो ये कलाम जी कहना चाहते थे कि वो बहुत दृढ़ निश्चय थे और उन्होंने फिर जो माहौल था, नए माहौल में, इन्वायरमेंट के साथ में सामंजस्य बिठा लिया और आगे बढ़ने के लिए सोचा। माई फादर विजुअलाइज्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ को इमेजिन करना या कल्पना करना, इन विज़न और फॉर अ मेंटल इमेज, एक अपने माइंड में एक ब्रेन में एक इमेज बनाना, सोचना, तो उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन या विजुअलाइज्ड। तो उनके पिता ने क्या सोच रखा था कि माई फादर विजुअलाइज्ड मी एज अ कलेक्टर, कि उनके जो कलाम जी हैं वो कलेक्टर बनेंगे, ऐसा उनके पिता ने सोचा था। इन द मेकिंग एंड आई थॉट इट्स माई ड्यूटी टू रियलाइज माई फादर्स ड्रीम। तो और थॉट मतलब होता है कि थिंक का पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है थिंक, थॉट। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ड्यूटी ऑफ रियलाइज मतलब सपने को साकार करना उनका कर्तव्य है, ऐसा उन्होंने सोचा कलाम जी ने कि उनके पिताजी के सपने को मुझे साकार करना है। ऑल दो, हालांकि
आई डेस्परेटली, डेस्परेटली मतलब होता है कि सीरियसली या कोई भी काम को बहुत ही सीरियसली और निश्चिंतता के साथ करना। तो आई डेस्परेटली मिस्ड द फैमिलिटी, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ रामेश्वरम। फैमिलिटी मतलब होता है एक्वेंटेंस विद, मतलब किसी के साथ में बहुत ही घुल मिल जाना। तो वो सीरियसली बहुत मिस कर रहे थे, याद आ रही थी उन्हें उसकी फैमिलिटी की, सिक्योरिटी, सुरक्षा की, कंफर्ट की, जो आराम का दिन था उसको बहुत मिस कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे मैं अपने पिता के सपनों को साकार करना है। तो माई फादर विजुअलाइज्ड मी एज ए कलेक्टर इन द मेकिंग एंड आई थॉट इट्स माई ड्यूटी टू रियलाइज माई फादर्स ड्रीम। जलालुद्दीन यूज़ टू स्पीक। अब देखिए यूज़ टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए स्पीक का स्पीक ही है, इसीलिए कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो यूज़ टू हम यूज़ करते हैं पिछले जो भी किसी बातों को बताने के लिए, पास्ट में हुई बातों को बताने के लिए। तो जलालुद्दीन यूज़ टू स्पीक टू मी अबाउट द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो जलालुद्दीन जो थे उनके चचेरे भाई, वो हमेशा उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग, जो सकारात्मक सोच के बारे में बोलते थे। एंड ऑफन रिकॉल्ड हिज वर्ड व्हेन आई फेल्ट होम सिक एंड डिजेक्टेड। मतलब, और वो ऑफन मतलब होता है अक्सर, हमेशा उनकी जो फ्रिक्वेंटली, मैनी टाइम्स, अक्सर कहते हैं ऑफन को। तो रिकॉल मतलब होता है याद करना। तो वो किस बात को, उनके हिज वर्ड्स, और उनके रिकॉल करते थे, याद करते थे उनके वर्ड्स को जो जलालुद्दीन कहते थे। व्हेन आई फेल्ट होम सिक, जब उनको फेल्ट, फील, फेल, तो उनको जब याद आती थी, फील करते थे वो, घर की याद आती थी। और डिजेक्टेड, डिजेक्टेड बहुत सुंदर वोकैब है। देखिए इसका मतलब होता है सैड एंड डिप्रेस्ड। जब वो बहुत उदास होते थे तो उन्हें निराशा के समय में वो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग की बात को याद करते थे और रिकॉल करते थे। तो जलालुद्दीन मुझसे सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में बात करते थे, और जब भी मुझे घर की याद आती थी और निराशा महसूस होती थी, मैं अक्सर उनके शब्दों को याद करता था। तो पीछे उस समय तो फ़ोन वोन नहीं था इतना ना, तो कि बात कर लो, मन को थोड़ा हल्का कर लो। तो यहाँ पर तो उस समय उनकी सकारात्मक सोच के बारे में सोचकर ही अपने मन को बुझाते थे और उन पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। आई ट्राई हार्ड टू डू एज ही सैड। तो जलालुद्दीन ने जैसा कहा था, एज ही सैड मतलब जैसा जलालुद्दीन ने कहा था वैसा करने की वो कोशिश करते थे। विच वॉज टू स्ट्राइव टू कंट्रोल माई थाट्स एंड माई माइंड। तो वो जो उनके कहे हुए शब्द, स्ट्राइव मतलब होता है, देखो, ट्राई, अटेम्प्ट, ग्रेट एफर्ट और टू अचीव समथिंग। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए स्ट्राइव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो हम एफर्ट देते हैं ना, कुछ अटेम्प्ट लेते हैं, उसको कहते हैं स्ट्राइव। तो वो बहुत प्रयास करते थे अपने माइंड को और उनके विचारों को कंट्रोल करने के लिए। दो दीज टू इन्फ्लुएंस माई डेस्टिनी, जो कि उनके डेस्टिनी, उनके भाग्य और उनके फ्यूचर को, लक्ष्य को जो प्रभावित कर रहा था। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव करना, इफेक्ट पर डालना, किसी भी चीज़ पर इम्पैक्ट डालना, उसे कहते हैं इन्फ्लुएंस। और डेस्टिनी मतलब होता है फ्यूचर, फेट, फॉर्च्यून, डूम, भाग्य, लक। तो उनके लक्ष्य, तो इन सब चीज़ों को जो इफ़ेक्ट कर रहा था वो था उनके विचार और उनके माइंड में जो घर को छोड़ के आए थे, उन बहुत याद आ रही थी। तो वो उस समय किस चीज़ से कंट्रोल होते थे? जलालुद्दीन के कहे हुए शब्द से, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग से। ऐसा वो कहते हैं कि वो बहुत ट्राई करते थे उनके शब्द को याद करके, कि जो उनकी डेस्टिनी को, लक्ष्य को से उन्हें भटका रही थी, उन शब्दों को याद करके वे फिर उस लक्ष्य की ओर पहुंच जाते थे। आयरनिकल मतलब होता है व्यंग के रूप में। दैट डेस्टिनी डिड नॉट लीड मी बैक टू रामेश्वरम। तो देखिए भाग्य रूप में, लक्ष्य के रूप में, ये जो डेस्टिनी थी उनकी, जो लक्ष्य था, डेस्टिनी, वो उन्हें वापस, लीड मतलब होता है किसी भी आगे में गाइड करना या आगे की ओर ले जाना। तो वो रामेश्वरम की ओर उनको बैक करके पीछे नहीं ले गई, बट रैदर मतलब बल्कि स्वेप्ट मी फर्दर अवे। स्वेप्ट मतलब बहा कर ले जाना, स्वेप्ट मतलब बह जाना, बहा कर ले जाना, इसको कहते हैं स्वेप्ट। तो कहाँ ले गई? वो घर से और भी दूर ले गई, फर्दर अवे फ्रॉम द होम ऑफ माई चाइल्डहुड। मतलब उनके जो बचपन के घर से उन्हें और ज़्यादा दूर ले गई। ये जो विडंबना थी, वो नियति उन्हें रामेश्वर वापस नहीं ले गई, उनको दूर ले गई, ऐसा इस पैराग्राफ में कहा गया है। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट मैंने करवा दिया है, और बस अब आपका काम है कि इसे किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरह से इसकी वोकैबुलरी को अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है। तो वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखें तो आपको, और इस सारी की सारी वोकैबुलरी को नोट डाउन करें, जिससे कि वोकैबुलरी आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए।
सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरी जो ये आधे घंटे की जो मेहनत है, और इसी आधे घंटे की नहीं, इसके लिए बहुत टाइम लगता है, जिसमें कि मुझे पूरा इसको एडिट भी करना पड़ता है और वीडियो को बनाना पड़ता है, फिर पूरे इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी खुद एक बार देखना पड़ता है, तो टाइम बहुत लगता है फ्रेंड्स। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे, जिससे कि आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और इस बुक को मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर सकूं। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करेगा। सो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।